राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत। हम राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आज एक टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। आपको पिछले वीडियो में बताया गया कि राजनीति विज्ञान जो विषय है वह राजनीति विज्ञान सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में बात करता है, जिस चीज के बारे में बात करता है वो है राज्य। अर्थात राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य का विकास कैसे हुआ, राज्य के कार्य क्या है, राज्य की प्रकृति के सिद्धांत क्या है। तो देखिए, राज्य के परिभाषा, इसकी प्रकृति, इसके उत्पत्ति के बारे में राजनीति विज्ञान विषय में इतनी सारी सिद्धांत अवधारणाएं प्रचलित हैं कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री ने अपने अपने तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राज्य का निर्माण प्रमुख तौर पर निम्न तत्वों से मिलकर के होता है। 4 तत्व मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं: जनसंख्या, भूभाग, निश्चित भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ये 4 तत्व हैं जो किसी राज्य के होने के लिए जरूरी हैं। और इन 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो बताया गया था वो है संप्रभुता। और साथ ही आधुनिक समय में राज्य के लिए एक तत्व और आवश्यक माना जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, कि दुनिया के दूसरे देश भी एक राज्य को क्या प्रदान करें, मान्यता प्रदान करें। यहाँ एक बात मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब भी राज्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हमारा तात्पर्य राष्ट्र राज्य से है। जब भी हम राजनीति विज्ञान पढ़ते समय किसकी बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, तो हमारा तात्पर्य किससे होगा, राष्ट्र, नेशन, स्टेट, राष्ट्र राज्य से होगा। तो यहाँ राज्य से हमारा तात्पर्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान आदि से नहीं है। हमारा तात्पर्य किससे है, राष्ट्र राज्य से है। और हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको क्या बोल रहे हैं, राज्य बोल रहे हैं। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको समझने के लिए कई सारे सिद्धांत राजनीति विज्ञान में प्रचलित हैं। हम मोटे तौर पर प्रमुख सिद्धांत जो हैं उनकी बात करने जा रहे हैं। आप इस YouTube चैनल को बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और पुराने वीडियोस जो हैं वो वहां देख सकते हैं। चैनल के ऊपर डॉक्टर रितेश जैन के नाम से जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, इस क्रम में हम पहला सिद्धांत बात करने जा रहे हैं, देवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट, यह राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। और देवीय उत्पत्ति सिद्धांत का ये मानना है कि ये राजनामक संस्था जो है, इस राजनामक संस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी है, सब ईश्वर की। अर्थात ईश्वर ने जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, अव्यवस्था थी, कोई कानून नहीं था, कोई समानता नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, तो ऐसी स्थिति में लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए ईश्वर द्वारा किसका निर्माण किया गया, राज्य का निर्माण किया गया। और इस राज्य का नेतृत्व ईश्वर द्वारा किसको सौंपा गया, राजा को सौंपा गया। अर्थात यहाँ समझने की बात जो है वह राज्य नामक संस्था किसका परिणाम है, ईश्वर का परिणाम है। और ये राजा भी जो है वह राजा किसका प्रतिनिधि है, यह राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो इस राज्य की जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, वह देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आगे चलकर इस रूप में परिणित हो गया कि यह राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अवतरण है। तो राजा के जो आदेश है वो किसके आदेश माने जाने चाहिए, ईश्वर के आदेश माने जाने चाहिए। इस मान्यता का प्रतिपादन कौन सा सिद्धांत करता है, देवीय सिद्धांत करता है। तो देवीय सिद्धांत की ईश्वर ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों को मिलाकर के इसका निर्माण किया है, राज्य का। राज्य का नेतृत्व किसको सौंपा है, राजा को सौंपा है, जिसका कार्य है व्यवस्था का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, अपने आदेशों को लागू करना। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह किसके आदेश की पालना करे, राजा के आदेश की पालना करे, क्योंकि वह किसका प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। और इस सिद्धांत का प्रमुख तौर पर जो प्रतिपादक माने जाते हैं उनमें हम नाम लेते हैं रॉबर्ट फिल्मर का और जेम्स प्रथम का। जेम्स प्रथम हम देखें ब्रिटेन का शासक था और वह यह कहता था, जेम्स प्रथम यह मानता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। और उसका यह भी मानना था कि अगर कोई राजा दुष्ट है तो वह उस राज्य की जनता के कार्यों का परिणाम है कि ईश्वर ने उन जनता को अपने गलत कार्यों का परिणाम के रूप में दुष्ट राजा को भेजा है।
भारतीय चिंतन परंपरा में भी हमें कौन सा सिद्धांत देखने को मिलता है? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है। क्योंकि भारत में हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को जब देखते हैं तो उसमें मनु है या शुक्र है या रामायण महाभारत है, उनमें भी हमें राज्य की उत्पत्ति के लिए इस देवीय सिद्धांत के स्वर सुनाई देते हैं। मनु द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। तो जो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में किसका हस्तक्षेप स्वीकार करता है, किसकी भूमिका स्वीकार करता है? ईश्वर की भूमिका। उस सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कह रहे हैं। दूसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत का ये मानना है कि राज नामक संस्था जो है, इस राज नामक संस्था के पास इसका आधार, राज्य का आधार क्या है? शक्ति है। राज्य का आधार क्या है? शक्ति है। तो इस शक्ति के आधार पर ही राज्य अपने आदेशों की पालना कराता है। तो शुरुआत में जिस व्यक्ति के पास शक्ति थी, जो शक्तिशाली था, उसने अन्य निर्बलों के ऊपर, कमजोर लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने? शक्तिशाली व्यक्ति ने। और धीरे धीरे इस नियंत्रण को बढ़ाता गया। एक कबीले के ऊपर किया, दूसरे कबीलों के ऊपर किया, और कुछ समय पश्चात अपनी शक्ति का उसने एक बड़े भूभाग पर क्या कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। और वह बड़ा भाग्यशाली योद्धा था जिसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया। तो उस राजा का जो राज्य है, उस राज्य का आधार क्या है? शक्ति है। दूसरी यह भी माना जाता है कि राज्य को अपने आदेशों की पालना कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। वह दंड के बल पर, शक्ति के बल पर अपने आदेशों की पालना करा सकता है और लोगों को अपने नियंत्रण में रख सकता है। तो शक्ति सिद्धांत राज्य को किसके आधार पर स्वीकार करता है? शक्ति के आधार पर स्वीकार करता है। तीसरा प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो माना जाता है वो है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, इस सिद्धांत में हमें एक चीज दिखाई दे रही है और वो चीज क्या है? समझौता। तो इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए एक समझौते को स्वीकार करे, एक कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करे। अब देखिए, समझौता दो पक्षों के बीच में होता है। उस समझौते की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों से दोनों पक्ष बंधे हुए होते हैं, उस समझौते की दोनों पक्षों को पालना करनी होती है। तो जो सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए एक समझौते को स्वीकार करे, उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक समझौता सिद्धांत। राजनीति विज्ञान में, पाश्चात्य चिंतन परंपरा में इस सिद्धांत का प्रतिपादन तीन प्रमुख विचारकों द्वारा किया गया। और ये तीन प्रमुख विचारक कौन कौन से हैं? हॉब्स है, लॉक है और रूसो है। इसी कारण इन तीनों विचारकों को समझौतावादी विचारक भी कहा जाता है, संविदावादी विचारक भी कहा जाता है। ये वो विचारक हैं जो राज्य की उत्पत्ति के लिए किसको स्वीकार करते हैं? समझौते को स्वीकार करते हैं। हालांकि इन तीनों विचारकों द्वारा अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से समझौते सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तीनों ने अपने अपने तरीके से इस समझौते को परिभाषित किया कि ये समझौता जो हुआ वो किस प्रकार हुआ, उस समझौते की शर्तें क्या थी, इस समझौते का परिणाम क्या निकला, अर्थात इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य बना, उस राज्य का चित्र कैसा है। यह तीनों ने अपने अपने प्रकार से उसको क्या किया? परिभाषित किया। सबसे पहले हम बात करें हॉब्स की। हॉब्स ब्रिटेन में पैदा हुआ और इसने एक पुस्तक लिखी, लेवियाथन। हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या है? लेवियाथन, जिसका हिंदी में शब्दार्थ होता है विशाल दैत्य आकार वाला शरीर, डील डोल वाला शरीर। अर्थात हॉब्स एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करता है जो असीम शक्तिशाली हो, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो। तो देखिए, इस हॉब्स ने अपने किस प्रकार के समझौते की बात की है? जब हॉब्स एक प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। प्राकृतिक अवस्था से क्या तात्पर्य है? ऐसी अवस्था जब कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, अर्थात व्यक्ति जो मन में आता है वो करता है। तो प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है? तो मानव स्वभाव की बात करता है। तो हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का स्वभाव बड़ा झगड़ालू है, वह झगड़े करता रहता है, वह हिंसक है, वह पशुतुल्य है, वह स्वार्थी है और जीवन क्षणिक है। अर्थात अगले ही पल का पता नहीं है कि वो जीवित रहेगा अथवा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कोई उससे ज्यादा शक्तिशाली आ गया तो वह उसके प्राणों का अंत कर सकता है। तो प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स द्वारा जो कहा गया कि मानव पशुतुल्य है, क्षणिक है, स्वार्थी है, हिंसक है, क्रूर है,
तो अब इस प्राकृतिक अवस्था में बड़ी मारकाट की अवस्था है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इस प्राकृतिक अवस्था से सभी लोग परेशान हो गए। तो इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया। जब सब लोग परेशान हो गए तो सभी लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया। और समझौता किस प्रकार किया कि सभी लोगों ने तय किया, क्या तय किया कि हम सब अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार इस अमुक व्यक्ति को सौंपता हूं। किसको सौंपता हूं? इस अमुक व्यक्ति को सौंपता हूं कि तुम सब भी अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसको सौंप दो, राज्य को सौंप दो। तो इस समझौते के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हो रहा है, राज्य का निर्माण हो रहा है। सभी समाज के सभी व्यक्तियों ने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार किसको सौंप दिया, राज्य को सौंप दिया। अर्थात लोगों ने अपनी सारी शक्ति अब किसको सौंप दी, राज्य को सौंप दी। अब राज्य के पास असीम शक्ति आ गई, सभी लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित हो गया, किसका, राज्य का। और हॉब्स यहाँ एक बात भी और स्पष्ट करता है कि एक बार समझौता हो जाने के पश्चात लोगों को उस समझौते से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात एक बार राज्य बन जाने के पश्चात लोगों को राज्य के प्रति विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। इस राज्य के अंतर्गत लोगों के कर्तव्य हैं, कोई अधिकार नहीं है। तो लोगों को किसके आदेशों की पालना करनी है, राज्य के आदेशों की पालना करनी है। और जब राज्य बन जाता है तो वह नियम कानून बनाता है, उनको लागू करता है, और जो नियम कानूनों का पालन नहीं करे वह उनको दंड दे सकता है। तो हॉब्स के इस राज्य का स्वरूप कैसा है, तो हॉब्स के इस राज्य के स्वरूप की अगर हम बात करें तो हॉब्स के इस राज्य का स्वरूप जो है वह अत्यंत शक्तिशाली है, सर्वोच्च है, संप्रभु है, निरंकुश है। अर्थात इस राज्य के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, क्योंकि समाज के सभी लोगों ने अपनी शक्तियां किसको सौंप दी है, राज्य को सौंप दी है। तो इस रूप में हॉब्स का राज्य जो था, देखिए 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन की व्यवस्था ऐसी थी कि एक मजबूत शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता थी। तो उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हॉब्स ने इस प्रकार के सर्वोच्च शक्तिशाली निरंकुश राज्य का प्रतिपादन किया है। दूसरा हम बात करें साहब, दूसरा व्यक्ति कौन है, जॉन लॉक। यह भी इंग्लैंड में पैदा हुआ और जॉन लॉक के समय ब्रिटेन में क्रांति हुई, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति। और इस ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति से यह परिणाम निकला कि राज्य को लोगों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। ए स्टेट मस्ट बी बेस्ड ऑन पीपल्स कंसेंट, कि लोग उसे अपनी सहमति प्रदान करें। तो यहां देखिए कि लॉक ने अब एक ऐसे राज्य का निर्माण करने जो कि लोगों की सहमति पर आधारित हो, तो इसके लिए जो समझौता की कल्पना की है वो समझौता कैसा है। तो लॉक के अनुसार हम देखें राज्य से पहले की अवस्था अर्थात प्राकृतिक अवस्था, तो लॉक कह रहा है कि साहब प्राकृतिक अवस्था जो है वो बड़ी अच्छी है। मानव स्वभाव जो है वो परस्पर प्रेमी भी है, वो परस्पर एक दूसरे का सहयोग भी करता है, वह परमार्थ भी करता है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य भी करता है। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों की 3 प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था में लोगों को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। लोगों को कितने प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, 3। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। लॉक द्वारा पहली बार इन 3 प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। परंतु प्राकृतिक अवस्था में इन प्राकृतिक अधिकारों को लागू करने वाली, गारंटी देने वाली कोई संस्था नहीं है। तो लोगों ने इन प्राकृतिक अधिकारों की निर्बाध रूप से प्राप्ति के लिए एक समझौता किया। और समझौते में क्या किया कि पहले उन्होंने अपने आप को एक समाज के रूप में संगठित किया। तो ये पहला समझौता हो गया है। और फिर लोगों ने जो नागरिक समाज बना है, पहले समझौते के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है, पहले समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ है। तो लॉक के चिंतन में 2 प्रकार के समझौते देखने को मिलते हैं। पहले समझौते में किसका निर्माण हुआ है, नागरिक समाज का, और दूसरे समझौते में जनता के प्रतिनिधि जो है, नागरिक समाज के लोग जो हैं वह किसके साथ समझौता करते हैं, राज्य के साथ समझौता करते हैं। कि राज्य का यह दायित्व है कि वह लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, और लोगों का यह काम है कि वह किसके आदेशों की पालना करे, राज्य के आदेशों की पालना करे। अगर राज्य द्वारा लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती है, अर्थात राज्य लोगों को प्राकृतिक अधिकार की गारंटी नहीं दे पाता या प्राकृतिक अधिकारों की अवहेलना करता है, तो लोगों को यह अधिकार है कि उस राज्य को हटा करके, उस शासन को हटा करके दूसरे शासन की क्या करते हैं, स्थापना कर दें। तो यहाँ लॉक के चिंतन में हमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये परिवर्तन किसमें
किसमें नहीं था? हॉब्स में नहीं था, जो हमें किसमें दिखाई दे रहा है? लॉक में दिखाई दे रहा है। लॉक कह रहा है कि लोगों को विद्रोह करने का अधिकार है। जहां हॉब्स अपने चिंतन में विद्रोह करने का अधिकार नहीं देता, वहीं लॉक स्पष्ट रूप से राज्य को लोगों की सहमति पर आधारित मानकर विद्रोह करने का अधिकार देता है। तो यहाँ लॉक ने कहा है कि दो प्रकार के समझौते हैं। पहले समझौते से किसका निर्माण हुआ है? नागरिक समाज का। दूसरे समझौते से राज्य का निर्माण हुआ है। तो एक शासन के स्थान पर दूसरे शासन की स्थापना की जा सकती है। लोगों के प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि है जो लोगों के हित में काम करते हैं। तो संसद नामक संस्था जो है ब्रिटेन में, वो किसके चिंतन का परिणाम देखने को मिलती है? हमें लॉक के चिंतन का परिणाम देखने को मिलती है। तीसरा प्रमुख विचारक है रूसो, जीन जैक्स रूसो। इसका जन्म फ्रांस में हुआ। जीन जैक्स रूसो का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक में रूसो ने अपने इस समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और रूसो की प्राकृतिक अवस्था जो है वह अत्यंत ही मनोरम है। अर्थात रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति प्रकृति की गोद में बैठ करके रमणीय आनंद का अनुभव कर रहा है। अर्थात प्रकृति के जो अच्छे दृश्य हैं, नदी है, पेड़ वृक्ष है, प्रकृति मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, वैसे वैसे व्यक्ति का सुख चैन छिन गया। और इसके परिणाम स्वरूप उसने कहा कि हमें प्रकृति की ओर वापस लौटना है, हमें एक ऐसे राज्य की स्थापना करनी है। तो उस राज्य की स्थापना करने के लिए रूसो द्वारा एक समझौता किया गया। और इस समझौते का आधार क्या है साहब? रूसो के समझौते का आधार है सामान्य इच्छा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल विल। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल विल क्या कहता है? रूसो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं साहब। एक तो होती है स्वार्थपूर्ण इच्छा, जिसमें उस व्यक्ति का स्वार्थ निहित होता है और यह इच्छा क्षणिक होती है, क्षण भर के लिए होती है, बदलती रहती है। दूसरी प्रकार की इच्छा होती है आदर्श इच्छा, जिसमें उस व्यक्ति के कल्याण के साथ साथ समग्र का, समाज का, सभी का कल्याण निहित होता है। तो उसने कहा, रूसो ने, कि समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग, आदर्श इच्छा से मतलब ऐसी है जो सबके हित में हो। आदर्श इच्छा का मतलब क्या है? ऐसी इच्छा जो किसके हित में हो? सबके हित में हो। तो उस इच्छा को क्या नाम दिया है? आदर्श इच्छा। तो समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का कुल योग क्या कहलाता है? सामान्य इच्छा कहलाता है। तो इस सामान्य इच्छा के आधार पर अब देखिए, इस सामान्य इच्छा में सबका हित निहित है, सबके कल्याण की बात है, सबके फायदे की बात है। तो अब शासन का संचालन किसके परिणाम स्वरूप होना चाहिए? सामान्य इच्छा के परिणाम स्वरूप। और सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा को स्वीकार करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति में इतना विवेक नहीं है कि वह अपने हित को नहीं पहचान पाए, तो रूसो स्पष्ट कहता है कि उस व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा, उस व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि वह परतंत्र है किसका? अपनी क्षणिक स्वार्थपूर्ण इच्छाओं का वो क्या है? गुलाम है। तो उस व्यक्ति को उस गुलामी से मुक्ति दिलाई जाएगी। तो उस व्यक्ति को बाध्य कर सकते हैं किसके पालन करने के लिए? सामान्य इच्छा का पालन करने के लिए। क्यों? क्योंकि सामान्य इच्छा क्या है? आदर्श इच्छा, अर्थात सबके हित की इच्छा। तो यहां हम देख रहे हैं कि रूसो के चिंतन में हमें लोकतंत्र के साथ साथ कौन सा चिंतन भी देखने को मिल रहा है? आदर्शवादी चिंतन भी देखने को मिल रहा है, जहां वे राज्य को सर्वशक्तिशाली बना देना चाहता है। तो रूसो ने भी हम देखें इसके माध्यम से, समझौते सिद्धांत के माध्यम से और सामान्य इच्छा के माध्यम से एक राज्य की परिकल्पना की है। सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है, जिसको हम संविदावादी सिद्धांत भी कह रहे हैं, यह सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी में लोकतंत्र की स्थापना में बड़ा सहायक हुआ। और इसे बड़ा क्या मिला? इसे बड़ा समर्थन मिला, लोगों ने इसे काफी स्वीकार भी किया। परंतु इस सिद्धांत की ऊपर कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए गए कि साहब, इतिहास में मानव अगर इतिहास उठा करके देखें तो मानव इतिहास में हमें ऐसा कोई समझौता दिखाई नहीं देता। और अगर कोई मान लो समझौता हुआ भी होगा, तो जो समझौता हमारे पूर्वजों ने किया, हमारी बहुत पहले की पीढ़ियों ने किया, उस समझौते से हम पालन के लिए बाध्य नहीं है। और यह समझौता कोई तार्किक समझौता नहीं है। इस समझौते की शर्तें जो हैं वो सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, वास्तविकता से, यथार्थ से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिद्धांत की कमियां बताई जाती है। परंतु इन कमियों के साथ ही हम देखें कि
अगर विवेक के आधार पर, तार्किकता के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर कोई जो सिद्धांत सर्वाधिक फिट बैठता है वो सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा किया गया। और इन तीनों विचारकों को, हॉब्स को, लॉक को, रूसो को, तीनों विचारकों को संविदावादी विचारक भी कहा जाता है। चौथा सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत अथवा विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत की राज्य नामक संस्था जो है वह किसका परिणाम है साहब? विकास का परिणाम है। अर्थात राज्य एकाएक एक दिन में बनने वाली संस्था नहीं है, आगे तो धीरे धीरे क्रम से इतिहास में इसका क्या हुआ है? विकास हुआ है। अब विकास कैसे हुआ? आवश्यकता के कारण। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है कि जैसे जैसे व्यक्ति जो था प्राकृतिक अवस्था में, शुरुआत में उसका जीवन जो बड़ा सरल था, प्रकृति की गोद में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे मानव जीवन में जटिलताएं बढ़ी, तो हम देखें कि किसी ने शक्ति के बल पर अपने कबीले पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है, तो या हम देखें कि किसी ने रक्त संबंध के आधार पर परिवारों का निर्माण हुआ, परिवारों से मिलकर के कबीले बने, कबीलों से मिलकर के क्या बने? समाज बने, समाजों से मिलकर के राज्य बने। तो इस तरह लोगों की आवश्यकताएं की सुरक्षा की आवश्यकता है या अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये धीरे धीरे क्रमिक रूप में संस्थाओं को क्या हुआ? विकास हुआ। और इस विकास के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ है? तो देखिए, राजनीतिक चेतना जैसे जैसे विकसित हुई या आर्थिक आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती गई, सुरक्षा की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती गई, परिवारों का जैसे जैसे विस्तार होता गया, तो वैसे उसी मात्रा में, उसी अनुपात में किसका विकास होता गया? राज्य का। तो आज हमें ये राष्ट्र राज्य जो दिखाई दे रहे हैं, ये राष्ट्र राज्य व्यक्ति से शुरू होते हैं, व्यक्तियों से परिवार बनते हैं, परिवारों से क्या बनते हैं? कुल बनते हैं, कुलों से समाज बनते हैं, समाज से राज्य बनते हैं। तो इसी क्रम में धीरे धीरे राज्य नामक संस्था का विकास हुआ है। तो ये प्रमुख सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए स्वीकार किए जाते हैं। इनमें प्रमुख तौर पर जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन कौन कर रहा है? हॉब्स, लॉक, रूसो कर रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।